गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय 3 के इकाई 3 अध्याय 5 प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्राथमिक क्रिया जैसे अंग्रेजी में प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी। अब यहाँ है सबसे पहले मानव क्रियाएं। ये हम लोग जानेंगे कि मानव क्रियाएं क्या है। मानव क्रियाएं। मानव क्रियाएं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मानव क्रियाएं। तो ये मानव क्रियाएं क्या है? मनुष्य अपने आजीविका चलाने हेतु अपनी आजीविका चलाने हेतु जिन कार्यों को करता है उन्हीं क्रियाओं को मानव क्रियाएं इंग्लिश में ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। मनुष्य अपनी जीविका चलाने हेतु जिन कार्यों को करता है उन्हीं क्रियाओं को मानव क्रियाएं कहते हैं। इसके अंतर्गत कुछ प्राकृतिक वस्तुओं का कुछ प्राकृतिक वस्तुओं का एकत्रीकरण प्राकृतिक वस्तुओं का एकत्रण, आखेट, कृषि उद्योग, परिवहन, वाणिज्य एवं व्यापार, चिकित्सा, शिक्षा आदि सेवाएं सम्मिलित। दूसरे शब्दों में या सरल शब्दों में मानव के वह क्रियाकलाप
मानव के वह क्रियाकलाप जिनसे उसे आय प्राप्त होती है, जिनसे उसे आय प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है, जिनसे उसे आय प्राप्त होती है को मानव की क्रियाएं या आर्थिक क्रियाएं को मानव की क्रियाएं या आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, मानव की क्रियाएं या आर्थिक क्रियाएं करते हैं, आर्थिक क्रियाएं करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे मानव क्रियाओं का वर्गीकरण। तो यहाँ है आर्थिक क्रिया कौन कौन सा है ये देखेंगे। आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया या मानवीय आर्थिक क्रिया, आर्थिक या मानवीय आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण। क्रिया, आर्थिक क्या, मानवीय आर्थिक क्रिया। तो मुख्य रूप से मुख्यतः आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाओं को चार वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला किया जाता है, पहला प्राथमिक क्रियाएं, दूसरा द्वितीयक क्रियाएं, तीसरा तृतीयक क्रियाएं, चौथा चतुर्थक क्रियाएं। आज हम लोग इस चैप्टर में, इस खंड में आज हम लोग सिर्फ प्राथमिक क्रियाओं का विस्तृत वर्णन करेंगे। प्राथमिक क्रिया, आज हम लोग प्राथमिक क्रिया का ही वर्णन करेंगे। आज हम लोगों को इस पाठ में प्राथमिक क्रियाओं का ही चर्चा करना है। प्राथमिक क्रियाओं, प्राथमिक क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रियाएं जैसा कि क्या है, प्राथमिक मतलब सबसे पहले, तो ये वे क्रिया हैं प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक अथवा प्रारंभिक, ये वे क्रियाएं हैं जो प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते
हैं, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं तथा प्रकृति पर निर्भर होते हैं। प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, प्राकृतिक पर निर्भर रहते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं तथा प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि यह क्रियाएं पृथ्वी के प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधनों, पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति भवन, निर्माण सामग्री तथा खनिजों के उपयोग से संबंधित होती खनिजों के उपयोग से संबंधित। इसके अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। ये है प्राथमिक क्रियाएं, मतलब ये प्राकृतिक संसाधनों का ही इसमें उपयोग किया जाता है। ये प्रकृति पर निर्भर रहते हैं और इसमें जो कि प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि का, जल का, वनस्पति का, भवन निर्माण सामग्री तथा खनिज का ही उपयोग से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट है किए जाते हैं। अब यहाँ हम लोग देखेंगे आखेट एवं भोजन संग्रह। तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जिसे हम लोग देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है इसमें शामिल, मतलब प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोग जो होते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप में सम्मिलित
लोग, सम्मिलित लोग, लोगों, सम्मिलित लोगों का कार्य क्षेत्र, लोगों का कार्य क्षेत्र घर से बाहर, घर से बाहर, घर से बाहर होने के कारण, घर से बाहर होने के कारण, घर से बाहर होने के कारण लाल कॉलर श्रमिक, लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं, लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं, लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। घर से बाहर होने के कारण इन्हें लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है आगे, आखेट एवं भोजन संग्रह। पहला है प्राथमिक क्रियाकलाप का आखेट एवं भोजन संग्रह, आखेट एवं भोजन संग्रह, आखेट एवं भोजन संग्रह। आखेट जैसा कि अब शब्द से है, आखेट यानी कि शिकार करना, शिकार करना मतलब प्रारंभिक काल में आदिकालीन लोग इतना सभ्य नहीं होते थे और वे क्या वो उनका जीवन वनों पर ही आश्रित होता, वन में रहते थे और वन से ही सभी चीजों को इकट्ठा करते थे। तो वन में रहने वाले जो जंगली जंतु है उनका शिकार करना, वन में पाए जाने वाले कंदमूल फल का इकट्ठा करना, है ना, सब कुछ अपना अपना सारा कुछ भोजन जो है वो वन से ही प्राप्त करते थे। तो उसी के बारे में यहाँ आखेट एवं भोजन संग्रह। तो यहाँ है मानव सभ्यता के विकास के पहले, मतलब जब वो सभ्य नहीं हुए थे, बर्बर रूप में रहते थे, है ना, तो उनका तो यहाँ है मानव, मानव सभ्यता, मानव सभ्यता के आरंभिक युग में, जब वो सभ्य हो रहे थे, आरंभिक युग में, मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिम कालीन मानव, आदिम कालीन मानव, आदिम कालीन मानव, मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिम कालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने समीप के वातावरण में, अपने समीपवर्ती, समीपवर्ती वातावरण में, अपने समीपवर्ती वातावरण में निर्भर, वातावरण पर निर्भर रहता था, वातावरण पर निर्भर, निर्भर, निर्भर रहता था, निर्भर रहता था। उसका जीवन निर्वाह दो कार्यों द्वारा होता था। और उस समय आरंभिक मानव सभ्यता के आरंभिक युग में जो भी आदिम मानव रहते थे वो लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए मुख्य रूप से दो कार्य करते थे। जीवन निर्वाह हेतु, जीवन निर्वाह हेतु मुख्यतः, मुख्यतः दो तरह के कार्य, कार्यों में, दो तरह के कार्यों में संलग्न, दो तरह के कार्यों में संलग्न। पहला, दो तरह के कार्यों में संलग्न, पहला पशुओं का आखेट करना, जैसे कि यहाँ है आखेट यानी पशुओं का आखेट, किसका आखेट, तो पशुओं का यानी जंगली जंतुओं का आखेट, आखेट या शिकार, शिकार। और दूसरा, दूसरा वन पदार्थों का यानी कि कंदमूल फल का,
तो अपने समीप के जंगलों मतलब वनों से वन उत्पादों का वनों से वन उत्पादों का संग्रहण वनों से वन उत्पादों का संग्रहण या एकत्रीकरण ये दो मुख्य कार्य करते थे मानव अपने सभ्यता के आरंभिक युग में। पशुओं का शिकार करते थे और वन से जो भी वन उत्पाद प्राप्त होता था उनका संग्रह करते थे और अपना जीवन निर्वाह करते थे। नेक्स्ट है आगे, जीवन निर्वाह करते थे। उस समय मानवीय समाज कठोर जलवायु दशाओं से में भरण पोषण के लिए पशुओं पर निर्भर था। ठीक है, मतलब उस समय उनका जीवन बहुत ही कठोर था। उस समय उनका जीवन कठोरतम जलवायु दशाओं से उस समय उनका जीवन कठोरतम जलवायु उस समय उनका जीवन उस समय आदिमकालीन मानवीय समाज कठोर जलवायु दशाओं में अपना भरण पोषण के लिए पूर्णतः पशुओं पर आश्रित था। और वह क्या करता था कि शीत तथा अति गर्म प्रदेश में निवास करने वाले जो लोग थे वो जंगली पशुओं तथा जलीय क्षेत्रों से प्राप्त मछलियों का शिकार करते थे। मछली जो समुद्र के नजदीक होते थे शीत ऋतु में वो क्या करते थे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो लोग रहते थे वो जंगली जंतुओं का शिकार करते थे, मछलियों पकड़ते थे और अपना उदर पूर्ति करते थे, अपना वो क्या पेट भरने का कार्य करते थे। वर्तमान में तकनीकी विकास के कारण यद्यपि मत्स्य ग्रहण क्या था, मत्स्य ग्रहण आधुनिकीकरण से युक्त हो गया। आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण से युक्त हो गया। आधुनिकीकरण से युक्त हो गया। तथापि तटवर्ती
क्षेत्रों में, यानी कि समुद्र के किनारे रहने वाले लोग, तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग, तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब भी मछलियां पकड़ने का कार्य करते हैं। मछलियां पकड़ने का कार्य करते हैं। मछलियां पकड़ने का कार्य करते हैं। प्राचीन काल के आखिर तक, और जब ये प्राचीन काल में जो शिकारी होते थे, पशुओं का शिकार करने वाले जो होते थे, वो प्राचीन काल के ही औजार, यानी कि उस समय कहीं ये करते थे। प्राचीन काल के आखिर तक, प्राचीन या आदि काल के आखिर तक पत्थर या लकड़ी का बने, लकड़ी से बने, पत्थर या लकड़ी के बने औजारों का ही इस्तेमाल, औजारों का प्रयोग करते थे, पशुओं को मारने के लिए करते थे, जिससे मारे जाने वाले पशुओं की संख्या सीमित रहती थी, जिससे मारे जाने वाले पशुओं की संख्या सीमित रहती थी। पशुओं को मारे जाने वाली संख्या सीमित रहती थी। और यह पहले ही हम बता चुके कि यह सब जो कार्य होता था उस समय जलवायु बहुत ही कठोर था। कठोर जलवायु दशाओं में ही ये सब कार्य संपन्न होते थे। कठोर जलवायु दशाओं में ही ये सब कार्य संपन्न होते थे। कठोर जलवायु दशाओं में ही ये कार्य संपन्न होते थे। कठोर जलवायु दशाओं में। ओके, नेक्स्ट, भोजन संग्रह विश्व के 2 भागों में। भोजन संग्रह विश्व के 2 भागों में किया जाता है। पहला, निम्न अक्षांश के क्षेत्र। निम्न अक्षांश के क्षेत्र। और दूसरा, उच्च अक्षांश के क्षेत्र। उच्च अक्षांश के क्षेत्र। निम्न अक्षांश के क्षेत्र और उच्च अक्षांश के क्षेत्रों में ही भोजन संग्रह का कार्य होता था। तो निम्न अक्षांश के क्षेत्र में क्या आते थे? पहला, निम्न अक्षांश के क्षेत्रों में अमेजन बेसिन। निम्न अक्षांश के क्षेत्रों में अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका,
कटिबंधीय अफ्रीका, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश, एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश, आंतरिक प्रदेश। और दूसरा, उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र में, उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में, उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में उत्तरी कनाडा, उत्तरी कनाडा, उत्तरी कनाडा, उत्तरी कनाडा, और क्या है उत्तरी कनाडा के अलावे उत्तरी यूरेशिया, उत्तरी यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया सम्मिलित थे, उसी को यूरेशिया। तो उत्तरी यूरेशिया एवं दक्षिणी चिली, एवं दक्षिणी चिली, ये सब देश, ये सब जो जगह है, क्षेत्र है, वहां पर ये भोजन संग्रह के कार्य किए जाते थे, भोजन संग्रह के कार्य किए जाते थे। अब इसको हम लोग थोड़ा मैप में देख लेते हैं, मानचित्र में हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये सब एरिया कहाँ है। तो ये है ये मान लीजिए कि ये है मान लीजिए कि ये है वर्ल्ड, और हम लोगों को क्या करना है, यहाँ है ग्रीनलैंड, ये अंटार्कटिका। हम लोगों को देखना है कि ये भोजन संग्रह का कार्य कहाँ कहाँ होता था। दो कार्य, पहले उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश, इन दोनों को हम लोग समझते हैं कि ये क्या होता है, किसको बोलते हैं। तो हम लोग जैसे अक्षांश हम लोग बताए थे, 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे, अक्षांश की विषुवत रेखा से दोनों गोलार्धों में किसी भी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश बोलते हैं। और ये ग्लोब है, और ये हमारा क्या है, अक्षांश रेखा है, और यहाँ पर है 0 डिग्री, यानी कि इसका वैल्यू कम है, तो ये निम्न अक्षांश हो गया। और यहाँ जैसे जैसे विषुवत रेखा से हम लोग उत्तर और विषुवत रेखा से दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में जाएंगे, ध्रुवीय क्षेत्र में जाएंगे, अक्षांश का जो अक्षांश जो सब बढ़ते जाता है। तो विषुवत रेखा के आसपास वाला जो क्षेत्र है वो निम्न अक्षांश क्षेत्र हो गया, निम्न अक्षांश। और विषुवत रेखा से दूर, यानी कि यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, जैसे जैसे हम लोग दूर बढ़ेंगे अक्षांश बढ़ते जाएगा, तो इसे हम लोग उच्च अक्षांश, यहाँ पर उच्च अक्षांश कहेंगे। तो ये हुआ उच्च अक्षांश। अब यहाँ पर है निम्न अक्षांश। निम्न अक्षांश में अमेजन बेसिन, तो ये पूरा जो यहाँ पर दिख रहा है ये है अमेजन बेसिन। यहाँ पर ही विषुवत रेखा यहाँ से ही गुजरता है, यहाँ से ही गुजरता है, ये कर्क रेखा है, और ये जो है ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये मकर रेखा, मकर रेखा फ्री हैंड है इसलिए थोड़ा इधर उधर हो सकता है।
ये कर्क रेखा और ये है 0 डिग्री विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, और ये निम्न अक्षांश है। तो इसके आसपास वाला जितना भी क्षेत्र होगा विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र वो निम्न अक्षांश में आएगा। तो ये हुआ अमेजन बेसिन। तो ये पूरा क्षेत्र जो है यहाँ पर भोजन संग्रह का कार्य होता है। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ये पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र जो आएगा इसके नजदीक वाला, यहाँ पर पूरा जो है भोजन संग्रह का कार्य होता है। और क्या है, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के कुछ भाग में भी ऊपर वाला भाग में जो है यहाँ पर क्या होगा, भोजन संग्रह का कार्य किया जाएगा। और नेक्स्ट है दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया मतलब ये पूरा एशिया है, ये पूरा ये एशिया है, और यूरोप और एशिया दोनों को ये मिला करके क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं। तो यूरेशिया के दक्षिण पूर्वी, तो ये हुआ साउथ, ये हुआ नॉर्थ, ये ईस्ट और ये वेस्ट एशिया का। तो दक्षिण पूर्वी यानी साउथ ईस्ट, ये वाला जो पूरा भाग है इसी को बोलते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया। और यहाँ पर भी इसके जो भाग है यहाँ पर जो है इस क्षेत्रों में क्या है, इस तरह के किसी अन्य भोजन संग्रह का कार्य किया जाता था। तो ये हुआ निम्न अक्षांश। अब उच्च अक्षांश, उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र में जैसे क्या है, कनाडा, जैसे उत्तरी कनाडा, तो यहाँ ये बीच वाला क्षेत्र हो गया यूएसए, और यहाँ पर है मैक्सिको, यहाँ पर है ये वाला क्षेत्र है कनाडा, ये कनाडा। तो उत्तरी कनाडा यानी ई वाला क्षेत्र में उत्तरी कनाडा, इस क्षेत्र में भोजन संग्रह का कार्य होता था। ये उच्च अक्षांश वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट है उत्तरी यूरेशिया, यानी कि ये पूरा यूरेशिया है, यूरोप, ये यूरोप है, ये यूरोप और ये एशिया, ये दोनों को मिलाकर पूर्व में यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया बोला जाता था। तो यूरेशिया के उत्तरी यूरेशिया, ये वाला जो पूरा भाग है ये उच्च अक्षांश में पड़ता है। और यहाँ पर जो है क्या होता है, भोजन संग्रह का कार्य किया जाता है। तो दक्षिणी चिली, दक्षिणी चिली ये वाला क्षेत्र जो है दक्षिणी चिली में, यानी कि यहाँ पर जो है इस भाग में पूरा चिली है, यहाँ पर जो है भोजन संग्रह का कार्य किया जाता था, दक्षिणी चिली। तो ये पूरा क्षेत्र हो गया जहाँ पर भोजन संग्रह के कार्य किए जाते थे। भोजन संग्रहण किए जाने वाले क्षेत्र, विश्व के भोजन संग्रह किए जाने वाले क्षेत्र। तो ये हो गया। नेक्स्ट अब आगे हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग थोड़ा और इसमें है, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट है तो ये उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। अब यहाँ पर भोजन संग्रह का एशिया क्या था, भोजन संग्रह का व्यापारीकरण हुआ था। अब यहाँ हम लोग देखेंगे भोजन संग्रह का व्यापारीकरण, भोजन संग्रह हुआ आखेट
भोजन संग्रह व आखेट आखेट व्यवसाय की प्रमुख विशेषता इसका हम लोग देखेंगे। विशेषताएं भोजन संग्रह व आखेट की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी? तो यहाँ है पहला, निम्न विशेषताएं हैं। पहला, भोजन संग्रह व आखेट नामक आर्थिक क्रियाकलाप को इस आर्थिक क्रियाकलाप को आदिम कालीन मानव द्वारा कठोर जलवायु दशाएं रखने वाले क्षेत्रों में किया जाता है। दशाएं रखने वाले क्षेत्रों में किया जाता है। दूसरा है, यह कार्य विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न स्तरों व विभिन्न रूपों में किया जाता था। विभिन्न स्तरों व विभिन्न रूपों में। और तीसरा है, यह व्यवसाय भोजन वस्त्र शरण जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण प्राथमिक आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है। शरण जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से किया जाता है। और चौथा, इसमें बहुत कम पूंजी निम्न स्तरीय तकनीक तथा अधिक मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। श्रम की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट अगला है, प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम होती है। प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम। तो इस प्रकार से आज के लिए हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग फिर पढ़ेंगे, अगला दिन पशुचारण। तो ये
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।